हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारे शरीर के लिए डाइट ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए नींद भी ज़रूरी है। पहले हम अक्सर सुनते थे कि बड़े लोगों को सोने में प्रॉब्लम आती है, रात में नींद खुल जाती है तो दोबारा उनको सोने में बहुत तकलीफ़ होती है या फिर दोबारा सो नहीं पाते हैं, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स या बच्चों तक में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई ऐसा है, कोई ऐसे बच्चे हैं या ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हम सोने की एज सच कोशिश नहीं करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसी तरीके से आप सोते हैं। सो दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। अगर ये नेचुरली नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। वो आप कैसे समझेंगे कि अच्छी नींद क्या होती है? तो अच्छी नींद के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि नींद की क्वालिटी कैसी है या फिर क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें से पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल नींद की ड्यूरेशन क्या है। अब ये ड्यूरेशन ये हर व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करता है कि किसी कितनी नींद की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे अक्सर ज़्यादा देर तक सोते हैं, बड़े लोग थोड़ा कम देर के लिए सोते हैं, बूढ़ों को थोड़ी नींद और भी कम आती है। तो अगर आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेस्टिंग स्टेज में है और सुबह उसके अच्छी नींद अगर हो गई है तो शायद आवर्स उतने मायने नहीं रखते। तो 5 घंटे से लेके 9-10 घंटे तक की स्लीप एक नॉर्मल स्लीप कहलाती है। दूसरा, जब आप सोते हैं तो आपकी स्लीप कितनी रिफ़्रेशिंग है। सुबह उठकर क्या आप टायर्ड फील करते हैं या अच्छा फील करते हैं, रिफ़्रेशिंग फील करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और आप रात में क्या कई बार उठते हैं, उठने के बाद क्या वापस आपको नींद आती है या फिर वापस सोने में परेशानी होती है। तो ये अपने आप में एक दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा पैरामीटर ये है कि आप देख सकते हैं कि पूरे एक हफ्ते में क्या ऐसा दिन है जब आपका स्केड्यूल प्रॉपर बना हुआ है, यानी कि आप रोज़ एक ही समय सोते हैं, एक ही समय उठते हैं, या फिर आपके रोज़ अलग अलग समय पे आपको नींद आती है, उठने का भी समय अलग अलग है, और सुबह उठकर फिर आपको अपने काम में जाने पे या बच्चों को स्कूल में जाने में प्रॉब्लम आती है। तो इन 3 पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। अगर ये तीनों नॉर्मल हैं, सही हैं, इसका मतलब आपकी स्लीप अच्छी है, आपके बच्चों की स्लीप अच्छी है। अगर नहीं तो इसका मतलब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नींद का मतलब है ब्रेन थक जाता है, बॉडी थक जाती है रात में, तो उसे आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है, या ब्रेन थोड़ी देर के लिए सोना चाहता है इसलिए आपको नींद आ जाती है। पर एक्चुअली जो स्लीप एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि नींद में भी आपका ब्रेन पूरी तरीके से काम करता है, यानी आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन ऐसे ब्रेन के बाकी सारे फंक्शंस पूरी तरह से होते रहते हैं। और नींद उसके समय ब्रेन के आपके फंक्शंस बल्कि चेंज हो जाते हैं। तो नींद में आप सीखने की कोशिश करते हैं, लर्निंग एक एक्टिविटी है, चीज़ों को आप याद रखने की कोशिश करते हैं। आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो नींद रिमूव करता है, यानी कि नींद में आपका ब्रेन एक्चुअली किडनी की तरह काम करता है। वो आपके ब्लड वेसल से टॉक्सिन रिमूव करता है, आपके इम्यून सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे जो रिपेयर फंक्शंस होते हैं, यानी कि आपकी शरीर में जो हीलिंग होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो वेयर एंड टेयर के कारण जो ख़राब हो गए हैं, उनको ब्रेन एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह बॉडी से बाहर निकालता है, जैसे कि किडनी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाहर निकालती है। तो इस तरीके से वो बॉडी को ब्रेन रिजुवनेट करता है, मूड अच्छा रहता है, ब्रेन बहुत क्रिएटिवली काम करता है, और इससे बहुत सारी बीमारियां होने से बच जाती हैं। जैसे कि जो प्रोटीन्स की जिनकी हम बात कर रहे थे, प्रोटीन जब रिमूव करता है, जो ख़राब किस्म के प्रोटीन्स हैं, तो ये अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से भी ब्रेन को बचाता है, ये ओबेसिटी से बचाता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब होने से रोकता है। तो अक्सर जिन लोगों को लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी स्लीप इंटरप्टेड रहती हो, इसके कारण उनको लो इम्यूनिटी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की बीमारी या किस किस्म का स्लीप की जो डिजीज़ है आपके बच्चों को हो रही है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है बच्चों में वो है चाइल्ड इंसोम्निया। अक्सर ये बिहेवियरल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ अंदर ऐसे न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स हों जिसके कारण बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बेड पे जाने
में उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, यानी सोने की बात उनको अच्छी ही नहीं लगती, वो बिस्तर पे जाके सोना ही नहीं चाहते हैं। वो उतना उनका ब्रेन उतना एक्टिव रहता है और नींद को वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको कुछ ऐसे पर्टिकुलर टेंट्रम्स होते हैं कि उन्हें अपने खिलौने के साथ ही सोना है या पेरेंट्स के साथ ही सोना है, या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी उनको करनी है, उसके बाद ही वो सोने की कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी स्लीप को डिले करते हैं काफ़ी हद तक। तो ये होता है चाइल्डहुड इंसोम्निया। दूसरा होता है पैरासोम्निया, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नींद में कई बार बीच में जब उनकी रैम स्लीप होती है, रैम स्लीप के समय वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि जैसे वो एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं उस तरीके से। कुछ लोग ऐसे में स्लीप वॉकिंग भी करते हैं, कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको बहुत टेरराइज्ड हो जाते हैं ऐसे नींद के समय में। तो इस तरीके की अगर नींद है और रोज़ ही आपके बच्चों को ऐसी नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा रात में वो जाग के कुछ कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी स्लीप इंटरप्टेड है, वो साउंड स्लीप नहीं है, और इसके बाद जब वो दोबारा सोते हैं तो वो उतनी गहरी नींद नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है जिसको मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसे होता है। जब भी आप सोते हैं तो आप एक पोजीशन में, एक स्टिल पोजीशन में सोते हैं, तभी जाके आपको नींद आती है। लेकिन कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, कुछ बच्चों में स्पेशली, कि उनको कंटिन्यूसली अपना पैर मूव करने के लिए या बॉडी मूव करने की इच्छा होती रहती है। तो अपनी पोजीशन बदलेंगे, पैरों को हिलाएंगे, तो इस तरीके से रेस्टलेसनेस के कारण उनको नींद नहीं आ पाती है। तो ये आपके जो टोटल आवर्स हैं नींद के, उस जो इफेक्टिव आवर्स होना चाहिए वो कम हो जाते हैं। या फिर कुछ बच्चों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, अक्सर ये ओल्ड एज के लोगों में होता है, या बहुत ओबीस लोगों में होता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग इनएक्टिव लोग हैं इस तरीके के लोगों में होता है। लेकिन बच्चों में भी कई बार ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। हो सकता है इसकी वजह उनके एनलार्ज टॉन्सिल्स हों। बच्चों को कई बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो इस वजह से उनके जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर एडेनॉइड्स की उनको प्रॉब्लम हो, या क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम कुछ बच्चों में रहती है पैदा होते ही, तो उन बच्चों में ये भी स्लीप एपनिया हो सकता है। तो स्लीप एपनिया जब भी होगा तो डिस्टर्ब स्लीप होगी। एक होता है डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम, जिसको कि एक टीन्स का भी सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि टीन एज बच्चों में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, जहाँ बच्चों के जो यूजुअल आवर्स हैं बिस्तर पे जाने के, बच्चे जाते तो हैं, लेकिन जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उनको इमीडिएटली उनकी नींद उड़ जाती है और वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और 2 से 3 घंटे बाद फिर उनको जाके नींद आती है। इस वजह से जो सुबह उठने का जो उनका टाइम है वो डिस्टर्ब होता है, तो सुबह भी उनकी नींद रिफ्रेश नहीं हो पाती है। तो जब उनको स्कूल जाना हो या उठना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक और काफ़ी स्लीपी फील करते हैं। और इस तरीके के बच्चों को जब मौका मिलता है, जैसे वीकेंड्स पे या फिर छुट्टियों पे, तो वो कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक सोते रहें। वो 9-10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक भी सोने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ बच्चों में बिहेवियरल या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी स्लीप की डिस्टर्बेंस रहती है। जैसे कुछ बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, या ADHD आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मे बी उसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर कुछ मूड डिसऑर्डर है, या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तब भी बच्चों को स्लीप डिस्टर्ब रहेगी उनकी। तो ये अंडरलाइन डिजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों में सिर्फ ओबेसिटी ही ज़्यादा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और कई बार ज़्यादा ओबेसिटी के कारण या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी एक कॉमन प्रॉब्लम है टीनेजर्स में। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई से भी सिम्टम है, या किसी से भी बच्चे का जो सिम्टम्स मैच करते हैं, तो पहले तो अंडरलाइन डिजीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजह के कारण ये स्लीप का पैटर्न इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अगर ये सिंपल बिहेवियरल प्रॉब्लम है, या फिर आपका कुछ दूसरे ऐसे मेंटल इश्यूज़ हैं जिसको हम काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि हम बच्चों का अच्छा रूटीन बनाने में उनकी हेल्प करें। और इन सारी स्लीप प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों में हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, यानी रात की उनकी नींद चूँकि अच्छे से नहीं होती है, या हो सकता है कि उनको कोई अंडरलाइन डिजीज़ के ही कारण हो, दिन के समय उनको अक्सर बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो दिन में अगर वो पढ़ने बैठते हैं, या फिर वो खाना खाते समय या खाना खाने के बाद उनको अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आती है, और वो नींद इतनी गहरी नींद उनको आती है कि वो उस समय तक जाग नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में एपिसोडिक सोने की उनकी आदत लग जाती है। तो ये हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम भी इसलिए होती है कि रात में उनकी नींद ठीक से नहीं हो पाती है। और हर व्यक्ति की नींद चूँकि अलग अलग होती है, सबके आवर्स अलग अलग होते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना एक पैटर्न बना रहता है कि उसको ऑलमोस्ट कितने घंटे की नींद लेनी है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बच्चे ठीक से नहीं सो पाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, 3 से 4 दिन 5 दिन तक उनका यही रूटीन चलता है, और कभी ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी कि वीकेंड में ज़्यादा सोने देते हैं, इससे वो अपने नींद को पूरी कर सकते हैं,
कई बार एडल्ट्स में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती है या उनकी शिफ्टिंग आवर्स होते हैं उनके काम करने के, तो उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर हम डेली नहीं सो पाते हैं तो हम वीकेंड में अपनी नींद को पूरी कर लेंगे। तो ये एक मिथ है कि इस तरीके से आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। एक दिन अगर आपका ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से रोज़ रोज़ अगर आप अपनी नींद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो वीकेंड में आप उसको कवर अप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है, जो हमने समझा कि ब्रेन क्या क्या करता है, जो टॉक्सिन्स रिमूव करने वाली चीज़ है, जो रिपेयर करने वाली चीज़ है, जो हीलिंग करने वाली चीज़ है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको डेली का जो डोजेज़ हैं आपकी नींद के, वो देना ज़रूरी है। अगर बहुत समय तक लोग इसी तरीके से अपनी नींद को अवॉइड करते रहें तो ऐसे लोगों में अक्सर अपना ब्लड शुगर लेवल को जो कंट्रोल करने की उनकी जो कैपेसिटी है बॉडी की, वो रिड्यूस हो जाती है। यानी आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा या बढ़ जाएगा, तो नेचुरली इससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों में ओबेसिटी भी बढ़ जाती है अगर वो प्रॉपर्ली स्लीप नहीं लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है या कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेनी चाहिए ताकि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए, या आ चुकी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल बना होना चाहिए, यानी स्लीप का आपको एक रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे ही सोने जाना है। अक्सर लेट नाइट मूवीज़ देखना या कभी वीकेंड पे बाहर चले जाना या रोज़ रात में कभी टीवी शो देख रहे हैं या पढ़ाई बहुत देर तक कर रहे हैं, तो किसी वजह से बच्चे अपनी स्लीप को इस तरीके से डिले करते हैं तो लेटर ऑन उनको ये इंसोमिया की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। दूसरा, बच्चे आजकल सो कर उठ के डे लाइट देखते ही नहीं हैं, यानी सो के उठ के तैयार हुए और नीचे बेसमेंट से कार में बैठ के वो स्कूल चले जाते हैं। तो डे लाइट का एक्सपोजर सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेलाटोनिन के बनाने के लिए, जो कि स्लीप हार्मोन होता है। तो जब ग्लैंड, जो आपकी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाती है, जब आँखों के थ्रू सन की रोशनी अंदर जाती है तब जाके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है और ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है। तो सो के उठ के सबसे पहले आप बालकनी में जाएं या बाहर जाएं और 5-10 मिनट का जो एक्सपोजर होता है, जो डे लाइट का एक्सपोजर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों को इसकी रूटीन की एक आदत डालनी चाहिए कि सो के उठ के सबसे पहले उनको बाहर रोशनी में जाना है, एक ब्राइट लाइट में जाना है, ताकि आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल सके कि अब डे लाइट है और इस तरीके से वो मेलाटोनिन बनाता है। और रात में सोते समय जब वो डार्कनेस हो जाती है तब वो मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। तो डार्कनेस जब शुरू होती है उसके 1-2 घंटे बाद से मेलाटोनिन धीरे धीरे सिक्रीट करना ब्रेन शुरू कर देता है, और जब आपके स्लीपिंग आवर्स आते हैं, प्रॉपर समय आता है, उस समय आपका मेलाटोनिन पूरी तरह से सिक्रीट होता है और आपको फिर नींद के झोंके आते हैं। अक्सर बच्चे बहुत देर तक लैपटॉप में पढ़ाई करते हैं या कई बार कुछ मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं या फिर टीवी बहुत ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो ब्लू लाइट का एक्सपोजर है वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्लू लाइट इज़ लाइक डे लाइट। तो जैसे हमने कहा कि डे लाइट के एक्सपोजर से आपका मेलाटोनिन बनता है, रिलीज़ नहीं होता है। रिलीज़ होने के लिए उसको डार्कनेस चाहिए। तो ये ब्लू लाइट का एक्सपोजर बच्चों में बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। स्पेशली सोने के 2 से 3 घंटे पहले ही सारे लैपटॉप, गैजेट्स, जो भी स्क्रीन्स हैं, उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। बच्चे बुक्स पढ़ें या कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करें या अपना होमवर्क करें, जो भी करना उनको स्क्रीन से हटकर करना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बच्चे लेते हैं, तो जब हाइपर एक्टिव ब्रेन हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा आप रील्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रेन का काम होता है कि आपकी जो भी आपने सीखा है उसको लर्न कराना या फिर एब्जॉर्ब करना। तो जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन को आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट में डाल देते हैं। तो बच्चे आजकल इतना कंज्यूम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशंस को कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेन सेटल ही नहीं कर पाता है। तो ब्रेन उनको प्रोसेस करने की कोशिश करता रहता है और इस प्रोसेस में वो अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो नेचुरली आपको इस नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है। आपसे ही बच्चे भी सीख रहे हैं तो हो सकता है बच्चों में भी इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो 2 से 3 घंटे पहले से आप स्क्रीन बंद कर दें और स्लो एक्टिविटीज़ करें, जैसे कि रीडिंग इज़ अ स्लो एक्टिविटी, जहाँ ब्रेन फुली एंगेज्ड होता है और धीरे धीरे चीज़ों को प्रोसेस करता है। कुछ आप सुन रहे हैं या कुछ आप बातें कर रहे हैं, ये सब स्लो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ ब्रेन बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग अलग इन्फॉर्मेशन के थ्रू नहीं ले जाता। धीरे धीरे किसी बात को समझना, सीखना, वो स्लो एक्टिविटीज़ हैं। जब आप ब्रेन को धीरे धीरे इस तरीके से स्लो करते हैं तो जब आप सोने जाएंगे तो कंप्लीट रिलैक्सेशन मोड में आने पे उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बच्चों में, स्पेशली टीनेजर्स में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये हाई इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। तो इसको आप पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लें या उनको सिखाएं कि किस तरीके से वो अपने ब्रेन को हाइपर एक्टिव मोड से दूर करके रखें।
एक्सरसाइज आजकल बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें जो कि उनको एटलीस्ट 2 घंटे की एक फिजिकल एक्टिविटी करे। आजकल स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे हमेशा जोर नहीं दिया जाता है। पढ़ाई को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो सारे समय पढ़ना है तो बैठ के पढ़ना है, तो इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बहुत कम हो गई है। तो घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें या ऐसी कुछ फन एक्टिविटीज़ रखें ताकि बच्चों के साथ आपका एंगेजमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट हो और बच्चे फिजिकली एक्टिव हों या फिजिकली दौड़ा भागी कुछ करें ताकि उनका ब्रेन काम करे। जितना ज़्यादा आप फिजिकली काम करते हैं उतना अच्छा आपका ब्रेन काम करता है, उतनी अच्छी आपकी बॉयो क्लॉक होती है, आपका सर्केडियन रिदम ठीक से काम करता है। कोशिश करें जो डिनर टाइम हो वो भी अर्ली डिनर हो। 8 बजे के बाद आप डिनर ना करें या 8 साढ़े 8 मैक्सिमम टाइम रखें जहां आप डिनर बच्चों को देते हैं या खुद भी करते हैं। और कोई हाई शुगर डाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई शुगर है जो ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है। या आप डाइजेशन आपका जो कि लेट डाइजेशन आपका चलता रहता है तो उसकी वजह से स्लीप आपकी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये डाइजेशन वगैरह आपका पहले ही ख़त्म हो जाए, इस तरीके की आप डाइट लें। आपकी जो सोने की जगह है कोशिश करें कि उस जगह पर कोई दूसरा काम ना करें। बच्चों में आजकल ये डिसिप्लिन की काफ़ी कमी है कि वो बैठकर पढ़ाई करें, तो वो सोते सोते लेटे लेटे अपना पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार लेटे लेटे अपना कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो बेड इज़ फॉर स्लीपिंग पर्पज़ ओनली, तो बेड को उसी पर्पज़ से रखना चाहिए ताकि जब आप बेड पर जाएं तो आपको कुछ और एक्टिविटी आपके दिमाग में आए ही ना। आपकी बॉडी ट्यून हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है कि भाई यहाँ आए हैं तो यहाँ सोने का ही काम करना है। तो बेड पे आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश ना करें, हर चीज़ का अपनी एक जगह रखें। उस जगह पर पहुँचते ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पर मेरे बैठने का पर्पज़ क्या है और कौन सी एक्टिविटी मुझे करनी है। जो कमरा हो स्लीपिंग, जो आपका बेडरूम हो, पूरी तरह से डार्कनेस उसमें होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डार्कनेस होती है कमरे में उतना अच्छे तरीके से मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, क्योंकि मेलाटोनिन को रिलीज़ होने के लिए डार्कनेस चाहिए। तो अगर बाहर से रोशनी आ रही है या कमरे में लाइट जल रही है तो इस तरीके से स्लीप डिस्टर्बेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो एक डार्कनेस जितना ज़्यादा होगा ब्रेन को उतना अच्छा सिग्नल मिलेगा कि अब सोने का समय है। अगर आपको लगता है कि फिर भी नींद नहीं आ रही है या बच्चे आपके नहीं सो रहे हैं तो उन्हें किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर लें आधा 1 घंटे के लिए एडिशनल, ताकि उसके बाद उनको नींद आए। तो बहुत ज़्यादा बेड पे लेटे रहने की आदत आपकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट कर जगे हुए हैं तो भी आपकी बॉडी को एक गलत सिग्नल मिल रहा है। तो बॉडी एक हैबिट में जा रही है कि लेटे रहकर भी काम चल सकता है। बेड पे जाना है, सोने के लिए जाना है, मतलब आपको सोना ही है। अगर आप सो नहीं रहे या नींद नहीं आ रही है तो आप उठें और कुछ और एक्टिविटी करें। बच्चों को भी किसी एक्टिविटी में लगा दें कि चलो थोड़ी देर और पढ़ाई कर लो या कुछ और काम कर लो, अपना होमवर्क कर लो या जो भी है, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो दोबारा पूरी तरह से एंगेज हो गए और उसके बाद फिर जब उनको नींद आएगी आधा 1 घंटे के बाद तो वो फिर सो सकते हैं। दिन में कुछ बच्चों की सोने की आदत पड़ जाती है कि स्कूल से आए और 2-3 घंटे सो जाते हैं, तो ऐसे में भी रात की स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो दिन की स्लीप अवॉइड करें। अगर बच्चों को ऑलरेडी स्लीप की कुछ प्रॉब्लम है या उनको गहरी नींद नहीं आती है तो दिन में उनको सोने ना दें, या फिर 10-15 मिनट का रेस्ट करना हो तो दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन एक लंबे समय तक जिसको प्रॉपर नींद लेना कहते हैं वो नींद ना लेने दें। इसके बाद भी अगर उनको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही हो तो एक हॉट शावर दिया जा सकता है, यानी आप गर्म पानी से बच्चों को नहाने के लिए कहें रात के समय सोने से थोड़ी देर पहले, तो जिससे उनकी बॉडी एक तरह से रिलैक्स होती है। मैग्नीशियम रिच डाइट भी इसके लिए बहुत अच्छा है, या तो आप एप्सम सॉल्ट का बाथ दे सकते हैं बच्चों को, और या फिर ऐसे मैग्नीशियम रिच डाइट दे सकते हैं। मैग्नीशियम जब बॉडी में कम होता है या उसकी कमी हो जाती है किसी वजह से, तो फिर बॉडी जो मसल्स होती हैं रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, और स्लीपिंग की पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी फुल्ली रिलैक्स होना चाहिए। इसके लिए आप रिलैक्सेशन थेरेपी भी बच्चों को दे सकते हैं, जहाँ फुल्ली बॉडी रिलैक्स करें। एक मेडिटेशन का भी उनको आप सिखा सकते हैं कि मेडिटेशन में अपनी फुल बॉडी को रिलैक्स करके वो धीरे धीरे अपने आप को काम करते जाएं, ब्रेन को काम करते जाएं, और फिर धीरे से उनको नींद आ जाएगी। अगर फिर भी नींद नहीं आती है बच्चों को तो आप उन्हें कोई मंत्र का जप करने के लिए दे दें, कोई ऐसे चैंटिंग के लिए दे दें कि धीरे धीरे उसको, जब आप रिपीटेटिवली किसी चीज़ को चैंट करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, बार बार रिपीटेटिवली कोई बात करते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे एक कन्वर्जेंट फोकस उसका हो जाता है। वो धीरे धीरे सारी चीज़ों से डाइवर्जन होकर उसको उन्हीं शब्दों पर
फोकस बनता चला जाता है और जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा। लेवेंडर भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, एक अरोमा थेरेपी है। अगर हो सके तो आप बच्चों को आप लेवेंडर खाने के लिए ना दें। लेवेंडर का जो एसेंशियल ऑयल है ये कुछ उनके आप तकिए पे लगा सकते हैं या उनके किसी बॉडी पार्ट पे थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। तो उसकी जो खुशबू होती है, अरोमा होती है, वो भी आपको रिलैक्स करती है। तो उससे भी बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी अरोमा थेरेपी होती है और आपकी बड़ी साउंड स्लीप होगी इसके बाद। और ये सब करने के बाद भी अगर बच्चों को नींद नहीं आती है, इतना सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, उनको सिखाने के बाद भी, तो एक बार आपको दिखाना ज़रूरी है कि कहीं कोई अंडरलाइन डिजीज़ तो नहीं है, कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या फिर कोई मसल प्रॉब्लम, कोई ब्रेन प्रॉब्लम, एज़मा की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं बॉडी में बच्चों की और उसकी वजह से उनको स्लीप डिस्टर्बेंस बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि स्लीप अपने आप में थेरेपी की तरह होती है। तो अगर आपकी बहुत साउंड स्लीप रहेगी और बहुत रिफ्रेशिंग स्लीप रहेगी तो आप देखेंगे 5 घंटे 6 घंटे में आपकी स्लीप बहुत ही अच्छी हो जाती है। और सिर्फ इतनी ही स्लीप लेने से आपकी कितनी बीमारियाँ ठीक होती हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। आपका जो काम है, जो प्रोडक्टिविटी के अर्ज हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग बहुत कम प्रोडक्टिव होते हैं अगर उनकी स्लीप ठीक से नहीं होती है। उनका एक लेज़ी रूटीन बना हुआ होता है। कोई भी दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके अगर किसी एक्टिविटी को करना हो तो वो उसको नहीं कर पाते हैं। कई बार बच्चे सोशली भी आइसोलेटेड रहते हैं और ये भी जो सिंगल जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके एक एक बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। कई बार बच्चे अपनी बात कहने के लिए उनके पास कोई बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, पेरेंट्स से कई बार उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते या पेरेंट्स के घर में झगड़े होते हैं या उनके अपने आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में बच्चे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं। तो जब वो अपने आप को सोशली आइसोलेटेड फील करते हैं तो अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को जब वो डिस्कस नहीं कर पाते तो अंदर ही अंदर जब ये प्रॉब्लम्स को रखते हैं तो उनमें मूड डिसऑर्डर होता है या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। बच्चे डिप्रेसिव हो जाते हैं, अपने आप को और ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों में इंसोम्निया इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो अगर आप बच्चों में देखते हैं कि वो उनका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है तो उनका कुछ फ्रेंड सर्कल डेवलप करिए। ऐसे लोगों से उनका मेल जोल बढ़वाइए ताकि वो अपनी बातों को शेयर करने के लिए अपने ही एज के लोगों के साथ वो घुल मिलकर बातें कर सकें। आप भी उनकी बातें शेयर कर सकते हैं या उनसे उनके मन की बात पूछ सकते हैं। इस तरीके की जो मूड की प्रॉब्लम्स होती है, इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं, ये बच्चे ना तो बता पाते हैं, ना माँ बाप कई बार समझ पाते हैं। तो ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी बनाते हैं और बहुत सारी अंडरलाइन डिजीज़ को भी ये जन्म दे सकते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। अपने आसपास अगर कोई है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और इन सारी बातों का ध्यान आप भी रखिए, बच्चों को भी सिखाइए और आसपास के लोगों को भी सिखाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।